हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। लास्ट सेशन है ग्राफ थ्योरी चैप्टर 10 का 10.7 जिसमें हम प्लानर ग्राफ को जानेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन बुक प्रेफरेंस जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो रेजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं 10.7 प्लानर ग्राफ का है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लानर ग्राफ की रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकती है या इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती है। अगर हम एज्यूम करें कि किसी सोसाइटी में 3 घर मौजूद हैं और इन तीनों घरों पर मुझे 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है इन अ फॉर्म ऑफ दी अंडरग्राउंड पाइप, वो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस है। तो जब हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो यकीनी तौर पे उनके जो पाइप होंगे वो एक दूसरे पे क्रॉस कर रहे होंगे। अगर आप क्रॉसिंग लाइन देखें तो ये इस पाइप को क्रॉस कर रहा है, ये इसे क्रॉस कर रहा है, ये तमाम वो पॉइंट है जो क्रॉसिंग की। इस क्रॉसिंग की वजह से प्रॉब्लम ये है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी के पाइप के अंदर वाटर का कोई रीजन इंटर होता है या सुई गैस जो भी पाइप मौजूद है वो वाटर के साथ ऐड होती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो वहाँ पर कोई शॉर्ट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। तो उस चीज़ की प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह से पाइपिंग को अंडरग्राउंड प्लॉट करें या डिज़ाइन करें कि वो किसी भी दूसरे पाइप पर क्रॉस ना हो रहा हो, ओवर क्रॉस ना हो। तो उसकी आसान सी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अगर मैं इसकी क्रॉसिंग बचाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पाइप को या नोड को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर सकता हूँ और इसे लाके यूँ ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड इसी तरह से सॉन। और जब ये सारी चीज़ें क्रॉसिंग से ख़त्म हो जाएंगी और कनेक्ट हो जाएंगी तो उस ग्राफ को हम प्लानर ग्राफ कह रहे होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल हो गई। अब हम डेफिनेशन से इस चीज़ों को समझते हैं कि व्हाट इज़ अ प्लानर ग्राफ। अ ग्राफ इज कॉल्ड अ प्लानर इफ़ इट्स कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग। इस तरह से हम उसे कनेक्ट करें एजेस के साथ कि कोई भी एज जो है क्रॉस ना हो रही है, उस ग्राफ को हम प्लानर कहेंगे। ए क्रॉसिंग ऑफ एजेस इज द intersection of the lines or arcs representing them at the point other than their common end point। तो जो आर्क्स हैं या फिर जो लाइन हैं जिनको एजेस कहा जा रहा है उनका जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो सच अ ड्राइंग इज कॉल्ड अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। जब जिस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं जिसमें कोई एजेस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती या क्रॉस नहीं कर रही होती, उसे हम प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ इस तरह से ग्राफ दिया जाए जिसके 4 वर्टेक्स हैं और 4 वर्टेक्स की जो एजेस हैं वो इस तरह से ज्वाइन हुए हैं, तो अब मुझे यहाँ पर वो पॉइंट मिल रहा है जिसमें 2 एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं। इस क्रॉसिंग से मुझे एक एज को बचाना है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? सबसे पहले तो मैं उन तमाम नोड को उन एजेस से कनेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे डिस्टर्ब होते हुए नहीं दिख रही हैं। तो ये वो नोड्स है जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और मैं इन दोनों में से यानी यूं और यूं वाले में से किसी एक को भी यूं कनेक्ट कर सकता हूं। लेकिन इस एज को जो कि यहां से यूं कनेक्ट हो रही है, क्या मैं इसे आउटसाइड से यूं लाकर यूं कनेक्ट कर सकता हूं? जैसे मैं यूं कनेक्ट करूंगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्लानर ग्राफ एंड दैट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द प्लानर ग्राफ इन अ फॉर्म ऑफ द एग्जांपल। अब जब ये प्लानर ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके कुछ रीजन्स बनते हैं। रीजन से मुराद ये कि वो एरिया जो एक बाउंड स्पेस के अंदर आ रहा होता है। कैसे? देखो, अगर मैं इन 3 एजेस को देखूं तो एक रीजन बना सकता है क्योंकि ये बाउंड है तो मैं R1 कह देता हूँ, ये R2 है। इसी तरह ये जो रीजन है ये भी एक बना रहा है तो R3, और इसी तरह इस कंप्लीट पूरे प्लेनर ग्राफ को मैं एक और रीजन कह सकता हूँ जो R4 का कहलाएगा। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज अ प्लेनर ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये एक बॉक्स फॉर्म ग्राफ है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ग्राफ आप कह लें। ठीक है, अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन बगौर देखें इस ग्राफ से तो इसमें टोटल नंबर ऑफ दी वर्टिसेस जो है वो 8 है। ठीक है, और अगर हम क्रॉसिंग एजेस को देखें तो ये वो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है, और इसी तरह से ये वो रीजन है। तो अगर इनको रिजॉल्व कर दिया जाए तो हम प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब हम प्लेनर ग्राफ बनाते हैं तो ना ही हमें कोई एजेस मिस करनी होती है और ना ही हमें कोई नोड या वर्टेक्स मिस करना होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें क्रॉसिंग से बचना होता है। तो क्या मैं इस 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस को क्या ऐसे बना सकता हूँ? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, अच्छा, अगर चाहें तो आप यहाँ पर नाम भी दे दें, नंबर भी दे दें तो समझना आसान होगा। अब मगर मैं इसे इस तरह से कनेक्ट करूँ तो जितने नंबर ऑफ दी वर्टिसेस वहाँ पर होंगे उतने ही नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर भी होने वाले हैं। अगर आप बगौर देखें,
ये हो गए, ये और ये। तो टोटल 8 नंबर ऑफ द वर्टिसेस को मैंने इस तरह से ज्वाइन किया। और अगर आप इसको एनिमेटेड वे से देखो ना, तो ये जो चार थे ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, इसको आप श्रिंक करो और श्रिंक करके इस रीजन की इसके अंदर लेकर आ जाओ। बस मैंने यही किया है, यानी इस ओवर वाले बाहर वाले चार जो थे उनको मैंने श्रिंक करके अंदर की तरफ दे दिया। ये इस तरह से होगी। बाकी जो एजेस कनेक्ट थी उनका सिर्फ साइज चेंज होगा जब आप उसको एनिमेटेड वे पर देखेंगे कि वो अंदर की तरफ जाके इस तरह से प्लेस हो रहा है। जब वो प्लेस हो गया तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी अपनी जगह पर हैं, एजेस भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग पोजीशन खत्म हो गई। और इस तरह से हमने एक नॉन प्लेनर ग्राफ को प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। एंड दैट्स अ सिंपल सोल्यूशन। अगर अब हम रीजन देखें तो रीजन सेपरेट ब्लॉक को कहा जा रहा होता है। तो ये एक ब्लॉक बना रहा है, तो मैं इसे R1 कह सकता हूँ, R2 कह सकता हूँ, R3 कह सकता हूँ, R4 कह सकता हूँ, इन साइड को हम R5 कह सकते हैं। जबकि कंप्लीट प्लेनर ग्राफ को एक रीजन दिया जाता है तो मैं R6 कह सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि व्हेन दिस ग्राफ इज कन्वर्टेड इनटू अ प्लेनर देयर आर 6 रीजन। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि हम किसी नॉन प्लेनर ग्राफ को देखते हुए ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मैनी रीजन विल बी क्रिएटेड व्हेन वी विल कन्वर्ट दिस नॉन प्लेनर ग्राफ इनटू अ प्लेनर फॉर्म। ओके, तो इसके लिए जो क्वेश्चन रेज होता है या लॉजिक रेज होती है वो उसके फॉर्मूले की है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है उसे समझते हैं, लेकिन पहले प्लेनर ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने देखा है। So we can prove that a particular graph is a planar by showing how it can be drawn without any edges crossing. However, not all the graph are the planar. अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि तमाम ग्राफ प्लेनर नहीं होते, और अभी हम आगे जाएंगे तो उसको भी देखेंगे। It may be difficult to show that the graph is a non-planar. We would have to show that there is no way to draw the graph without any edges crossing. तो वहाँ पर ऐसे ग्राफ में जिसमें कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पा रही होती कि हम किसी तरह एजेस को इस तरह से प्लॉट करें एजेस के साथ, वर्टेक्स के साथ, कि वो क्रॉस ना करें, तो ऐसे ग्राफ को हम नॉन प्लानर ही ग्राफ कहेंगे। तो अब हमें रीजन्स को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली ये रीजन्स किस तरह से डिसाइड होंगे। सो द यूलर devised a formula for expressing the relationship between the number of the vertices, edges and the region of a planar graph. तो ये यूलर एक फार्मूला है जिन्होंने ये ड्राइव किया कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वर्टिसेस और एजेस रीजन किसी प्लेनर ग्राफ के कितने हो सकते हैं। तो दिस मे हेल्प अस टू डिटरमाइन इफ द ग्राफ कैन बी अ प्लेनर और नॉट। वो प्लेनर हो या ना हो उसके जरिए से हमें यूलर फार्मूले से ही पता चल जाता है। तो द फार्मूला शोज दैट द रीजन विच मीन R इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एजेस माइनस नंबर ऑफ द वर्टिसेस प्लस 2 and the value of the R that shows that the how many region will be there after the conversion of the non-planar into a planar. Let's see the example. इस वक्त हमने प्रीवियस स्लाइड पे इस प्लेनर ग्राफ को क्रिएट किया था। अगर हम इस ग्राफ को देखें वेरीफाई करने के लिए कि क्या इसमें 4 रीजन आ रहे हैं ठीक या नहीं, तो हमें सबसे पहले तो उस क्वेश्चन पे आना होगा वापस जब ये नॉन प्लेनर था। तो जब ये नॉन प्लेनर था तो क्या ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, और ये इसके वर्टिसेस थे, ठीक है। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ एजेस को देखूं तो ये हो गया 4, 5 एंड 6, ठीक है, वर्टिसेस 4 हैं। अब मैं इसको पुट करूंगा तो ये हो गया 6 माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो गया 2 एंड 2, कितनी वैल्यूज आ गई 4। इसका मतलब है कि जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो कितने रीजन बनेंगे इसके, 4 बनेंगे। एंड हियर इट इज अ 4, R1, R2, R3 एंड R4। तो किसी भी ग्राफ को प्लेनर एंड नॉन प्लेनर के फॉर्म पर आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस यूलर फॉर्मूला, द बेसिक वन। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो क्रॉलरी है जो थ्योरम के बेस पर लिखी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर मुझे कोई ग्राफ दिया जाए जो कि फुली कनेक्टेड ग्राफ हो, कंप्लीट ग्राफ हो, और उसमें मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या मैं इस कंप्लीट ग्राफ को प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो क्रॉलरी 1 इसके हवाले से मुझे क्या कहता है, ओके, द क्रॉलरी 1 सेड इफ G इज अ कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विथ E नंबर ऑफ द एजेस and V number of the vertices, where V is greater than equal to 3, then it will satisfy this expression or the inequalities. What does it mean? Connected graph का मतलब है कोई edges free ना हो, तमाम connected हो। अच्छा, अब नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्टिसेस की क्वांटिटी है वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला उस पर एप्लीकेबल होगा। अब कहा जा रहा है कि जो K5 है, यानी एक कंप्लीट ग्राफ जो आपके पास K5 का यानी 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, क्या वो प्लेनर होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि मैं इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये हमारे पास K5 ग्राफ है जो कि कंप्लीट है। कंप्लीट इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक वर्टिस जो है वो हर दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि E की वैल्यू लेस देन होगी या इक्वल होगी इस पार्ट के, ठीक है, सॉल्व करते हैं।
हमने सबसे पहले देखा कि K5 के अंदर कितने वर्टिसेस है, 5 और 10 नंबर ऑफ एजेस हैं, और जो कंडीशन हमें दी गई है कि वर्टिसेस की क्वांटिटी 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर क्लियर है. सो इफ़ K5 इज़ अ प्लेनर इट मस्ट बी ट्रू. अगर K5 एक प्लेनर ग्राफ होगा इन फ्यूचर कन्वर्ट होने के बाद, तो ये E इज़ लेस देन इक्वल टू 3v-6 को वो फॉलो करेगा. अब जब हमने वैल्यूज़ को पुट की तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर 9. ठीक है, 9 आ गई. तो बिहाफ ऑफ दिस जब हम इसे चेक करते हैं तो सो E मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9. E की वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए, बट E इज़ 10. लेकिन E की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 है. ये अगर आप इनिशियली देखें तो यहाँ पर एजेस की क्वांटिटी 10 है, लेकिन जो कंडीशन के मुताबिक आ रही है वो लेस देन इक्वल टू 9 आ रहा है, लेकिन E की वैल्यू यहाँ पर 10 है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट द K5 इज अ नॉन प्लेन, राइट. तो हमने डायरेक्टली क्रॉलरी के इस फॉर्मूले को पुट किया और पुट करने के ब्याव पर ये बता दिया कि हम इस K5 ग्राफ को प्लेनर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. होप यू विल अंडरस्टैंड कि क्रॉलरी 1 क्या कह रहा था और ये इनइक्वालिटीज फार्मूला किस तरह से उसमें फुलफिल हो रहा है. मैं इसके प्रूवमेंट पे नहीं जा रहा हूँ कि क्रॉलरी 1 किस तरह से आ रहा है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें याद रखना है कि यूलर फार्मूला पहला रीजन के लिए था और सेकंड जो क्रॉलरी है वो E लेस देन इक्वल टू 3v-6 के लिए, जिसके बिहाफ पर हम किसी ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि वो प्लेनर ग्राफ होगा या फिर नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉलरी 2. इफ G इज अ कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ देन G विच मीन ग्राफ मस्ट हैव अ वर्टेक्स ऑफ अ डिग्री, यानी ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्स की डिग्री होगी वो नॉट एक्सीडिंग 5 हो, यानी 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी. ये क्रॉलरी 2 कहता है और हमने इसे प्रूव भी करना है. अब देखो, अगर मैं हैंड शेकिंग थ्योरम को रिकॉल करूं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो ये कहता है कि सम ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एजेस. ठीक है, यही था हमारा जो हमने ग्राफ की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है. अब ये जो क्रॉलरी 2 है इसको हम किस तरह से प्रूव कर रहे हैं. इफ G हैज 1 और 2 वर्टिसेस इट इज ट्रू. अगर G के 1 या 2 वर्टिसेस हैं तो ये तो ट्रू है. थस वी अज्यूम दैट G हैज एट लीस्ट 3 वर्टिसेस, यानी कम से कम 3 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, जो हमने क्रॉलरी 1 पे भी देखा कि V इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए. सो इफ द डिग्री ऑफ द ईच वर्टिसेस वर एट 6, एट लीस्ट 6. अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर आप इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, यहाँ कहा गया था नॉट एक्सीडिंग 5 और यहाँ मैं कह रहा हूँ एट लीस्ट 6, क्योंकि जब हम प्रूव करते हैं तो प्रूव करते वक्त मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कॉन्ट्रडिक्ट के प्रूफ रूल को भी यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रडिक्ट अप्रोच को या कॉन्ट्रडिक्शंस को यूज़ कर रहा हूँ जिसके बेस पर मैं इसे प्रूव करना चाह रहा हूँ. तो मैंने एटलीस्ट यहाँ पर 6 लिख दिया. सो देन बाय द हैंड शेकिंग थ्योरम द इनइक्वालिटीज इज कन्वर्टेड इनटू अ बाय द हैंड शेकिंग पार्ट. ये जो पार्ट था 2E का वो मैंने यहाँ यूज़ किया और कहा कि 2E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6V, जहाँ एटलीस्ट 6 लिया मैंने. और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ 2 से तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3V. सो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द इनइक्वालिटीज फ्रॉम द क्रॉलरी 1. अब क्रॉलरी 1 से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्योंकि क्रॉलरी 1 में देखा था कि हमने E इज लेस देन इक्वल टू 3, V-6 था. तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी कैन से दैट द ग्राफ डजंट हैव अ वर्टेक्स. ठीक है, ग्राफ के अंदर कोई वर्टेक्स ना हो ऐसा जिसकी डिग्री 5 या 5 से कम हो. ठीक है, तो देन वी कैन से दैट द गिवन ग्राफ इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ बेस्ड ऑन द क्रॉलरी 2. होप यू विल अंडरस्टैंड कि क्रॉलरी 2 ने क्या कहा कि G विच मीन ग्राफ डजंट हैव अ वर्टेक्स विच हैज द डिग्री 5 और लेस number of the degree, then it's a non-planar graph. The next one is a Euler formula, the third corollary, that is another important thing. The corollary 3 says if the graph is a connected planar simple graph with has E number of the edges and V number of the vertices, and initially the condition that the vertex is greater than equal to 3 and there is no circuit. That is a very important thing. इसमें कोई सर्किट मौजूद ना हो ऑफ लेंथ 3, यानी लेंथ 3 का कोई सर्किट ना हो. लेंथ 3 की सर्किट से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूँ बनाता हूँ, ये एक 3 नंबर ऑफ द वर्टिसेस सर्किट है, सही. इसी तरह से ये है, ठीक. यानी किसी भी फॉर्म पर उसमें सर्किट ना बन रहा हो लेंथ 3 का, तो वो इस इनइक्वालिटीज को फुलफिल करेगा, यानी नंबर ऑफ एजेस इज लेस देन इक्वल टू 2V टू मल्टीप्लाई बाय वर्टेक्स -4. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक K3/3 का ग्राफ दिया गया है. K3/3 जब यहाँ पर लिखा जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये एक कनेक्टेड ग्राफ है और कनेक्टेड ग्राफ होने के साथ साथ ये एक बाइपर्टाइड कंप्लीट ग्राफ है. ठीक है, बाइपर्टाइड के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बाइपर्टाइड को हम कंप्लीट सिनेरियो पे कहते हैं कि जब फर्स्ट सेट का तमाम एलिमेंट सेकंड सेट के तमाम नोड से कनेक्टेड हो. क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, देखें ये इससे भी है, इससे भी कनेक्ट है. इसी तरह सेकंड एलिमेंट है, ये इससे कनेक्ट है और तीसरा भी तीनों से कनेक्ट है. ये बाइपर्टाइड कंप्लीट की एग्जांपल थी. बैक टू द टॉपिक क्रॉलरी 3. अब हमें प्रूव करना है कि E लेस देन इक्वल टू 2V-4 को अप्लाई कर रहा है या नहीं. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप बगौर देखो तो हमें ये भी चेक करना है कि सर्किट ऑफ लेंथ 3 ना बन रही.
ठीक है, इस चीज़ को भी देखना है। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि नंबर ऑफ द वर्टिसेस और एजेस क्या हैं, 6/3 हमें मिल गया। ओबियसली वी की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 3 है और देयर आर नो सर्किट ऑफ द लेंथ 3, कोई लेंथ 3 का सर्किट नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो प्रूव होनी चाहिए। तो हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जो लेस देन इक्वल की वैल्यूज़ आई वो 8 आ गई, ठीक है, जबकि नंबर ऑफ एजेस जो है हमारी 9 है, यानी ई की वैल्यू 9 है, लेस देन इक्वल टू 8 आ गई। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन सो ई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, ई की वैल्यू मस्ट बी लेस देन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, लेकिन बट क्या है, ई की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है इनिशियली कंडीशन से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वर्टिसेस और एजेस इन अ ग्राफ। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट जो बाइपर्टाइड ग्राफ हमें के 3/3 का दिया गया था वो एक नॉन प्लेनर ग्राफ है, यानी इस ग्राफ को मैं प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकता। होप यू अंडरस्टैंड कि क्रॉलेज 3 ने किस तरह से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया। Okay, so this is all about the Euler formula in a planar and non-planar understanding, and the last concept here is the form of the theorem is Krotowski theorem. Krotowski theorem क्या है? इस चीज़ के लिए हमें रिकॉल करना होगा उस बाइपर्टाइड ग्राफ को जो अभी हमने देखा 3/3 का, ठीक है, अभी हमने देखा। और इसी तरह से अगर मैं K5 को डिस्कस करूं तो K5 एक ऐसा ग्राफ था जो कंप्लीट ग्राफ था, यानी कि 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस थे और कंप्लीट थे। और K3/3 की बात करूं तो ये भी कंप्लीट था, लेकिन ये बाइपर्टाइड फॉर्मेट पे कंप्लीट था, ठीक है। यही वजह कि हमने इसे क्या कहा था, नॉन प्लेनर ग्राफ कहा था। तो क्रोतोवस्की थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों ग्राफ को देखूं तो ये क्रोतोवस्की थ्योरम यहाँ पर इसलिए अप्लाई हो रहा है, अभी हम इसको समझेंगे पैराग्राफ में, लेकिन मैं ब्रीफ ये बता रहा हूँ कि अगर मैं K3/3 एंड K5 में से एक वर्टेक्स, एक एज या वर्टेक्स और एज दोनों को रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक प्लेनर ग्राफ बन जाएगा। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना तो यहाँ पर मैं किसी एक एज को रिमूव कर दूं और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आप देखेंगे कि वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई ग्राफ जिसके अंदर एक एज, एक वर्टेक्स या एक एज या वर्टेक्स दोनों को डिलीट करने से वो ग्राफ प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट हो जाए, उससे हम क्रोतोवस्की ग्राफ या फिर क्रोतोवस्की थ्योरम अप्लाइड बेस्ड ग्राफ कह रहे होते हैं। So let's understand this paragraph. We have seen that K3/3 and K5 are the non-planar or not planar. Clearly, a graph is a not planar if it's contain either of these two graph as a subgraph. यानी किसी ग्राफ के अंदर सब ग्राफ इस तरह के हों तो भी वो नॉन प्लेनर ही कहलाएगा। So all the non-planar graph must contain a subgraph that can be obtained from K3/3 और K5. यानी जितने भी नॉन प्लेनर ग्राफ होते हैं वो ज़रूर कंटेन करेंगे सब ग्राफ को जो कि K3/3 या K5 से लिए गए हों, ठीक है, परमिटेड ऑपरेशन के साथ। इफ अ ग्राफ इज अ प्लेनर, अगर कोई ग्राफ प्लेनर है सो विल बी एनी ग्राफ ऑब्टेन बाय रिमूविंग द एज U and V, यानी अगर उसमें से मैं U V H को रिमूव करूं या ऐड करूं किसी न्यू वर्टेक्स W को, पहले तो हमने देखा कि मैं रिमूव कर रहा हूं एजेस को या वर्टेक्स को या दोनों को, या फिर मैं एक मजीद वर्टेक्स उसमें ऐड कर दूं W टुगेदर विद एजेस U and W and V, such an operation is called an elementary subdivision. The graph G1 and the G2 are called the homomorphic if they can be obtained from the same graph by the sequence of the elementary subdivision. Hope you understand कि ये थ्योरम क्या था। ब्रीफ में हम सिर्फ इसको इस तरह से याद रखते हैं कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ दिया जाए और उसमें से एक वर्टेक्स या एज इसको डिलीट कर दिया जाए या कोई एडिशनली कोई एक एज ऐड करके कनेक्ट कर दिया जाए और जिसके बेस पर जब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये प्लेनर पे कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पर हम क्रोतोवस्की थ्योरम को अप्लाई होता हुआ देखते हैं। So hope you understand about everything कि Euler formula planar and non planar का कॉन्सेप्ट क्या था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉलरी एज वेल कि किसी भी सिनेरियो पर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसे बता सकें। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर हमें समझ में ना आई हो आपको तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट पे, ताकि मैं बर वक्त उस हवाले से आपको जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली तमाम वीडियोस आपको यूजफुल मैनर पर मिलती रहे और वक्तन फ़वक्तन आप चीज़ों को सीख सकें। ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।